हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 21 जुलाई को टोटल एक ही आर्टिकल डिस्कस करेंगे। द हिंदू में ही आज आर्टिकल आते हैं। टोटल 3 आर्टिकल आज अच्छे आए थे, लेकिन एक ही डिस्कस इसलिए करेंगे क्योंकि 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक तो प्राइवेट रिजर्वेशन बिल इन कर्नाटका वाले पे आया है, वो हम पूरा अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, मेंस का क्वेश्चन तैयार कर लिया है। और दूसरा पूजा खेड़कर के ऊपर आया है और सिविल सर्विस ऑल इंडिया कंडक्ट रूल्स के बारे में, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो डिस्कस नहीं किया है वो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द जेंडर गैप इन एजुकेशन, इस आर्टिकल के थ्रू एक मेंस का क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। डेटा बेस्ड आर्टिकल है, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट और मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा जीएस मेंस में। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे दी गई होगी। मोर पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर पाएंगे। और आप जो है डायरेक्टली सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च कर लीजिए, हम डायरेक्टली मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है व्हाट इज़ द जेंडर गैप इन एजुकेशन। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 इंडियन सोसाइटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ओवरऑल थीम वुमेन एम्पावरमेंट में इसे हम काउंट कर सकते हैं। सो GS1 में पूछा जा सकता है, GS2 में आ सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड है इसलिए। एसए में पूछा जा सकता है। हमेशा एक क्वेश्चन आपको एक ना एक कोटेशन ऐसा होगा जो वुमेन से रिलेटेड होगा, तो हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपको वुमेन से रिलेटेड आता है, तो वहाँ पर भी इस आर्टिकल का यूज़ किया जा सकता है। सो मेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा बेस्ड आर्टिकल है, डेटा के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रीलिम्स बहुत फैक्चुअल हो गया। इसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। पहले रिपोर्ट हर साल पूछी जाती थी, 2016 से लेकर 20 तक हर साल रिपोर्ट आई है। बड़ा आसान होता था 2 नंबर पाना। सुबह एक पीडीएफ कंपाइलेशन पढ़िए एग्ज़ाम के पहले, तुरंत रिपोर्ट देखिए वहाँ पर, और फिर पेपर में जैसे आती है वो क्वेश्चन देख करके सॉल्व कर लीजिए, तो वो 2 नंबर बड़े आसान होते थे। लेकिन अब जो यूपीएससी है उसमें प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं रहा, अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ चुकी है। और अब ऐसा नहीं होता कि आपको पता होगा अगले साल इसी तरह का क्वेश्चन आएगा और आप एक कंपाइलेशन पढ़ लो, ये पॉसिबल नहीं है। स्कीम्स भी कई बार आ जाती है, कई बार बिल्कुल भी नहीं आती है। लेकिन हमें पढ़ना तो पड़ता है, स्कीम का भी कंपाइलेशन, रिपोर्ट्स भी, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगले साल क्या पता 2 क्वेश्चन रिपोर्ट से पूछ ले, हो सकता है कि थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन पूछ ले, सो हमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश किया है, क्या इंडिकेटर्स हैं, कैसे एस्टिमेट किया जाता है, इंडिया की रैंक क्या है, ऑल ये सारे एस्पेक्ट पूछे जा सकते हैं। आपको स्टेट पीसीएस में भी ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। एसएससी एग्ज़ाम आ रही है उनमें भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं। सो ओवरऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेंस का देख लेते हैं जो 2024 में आ सकता है। आपको कैसा क्वेश्चन बनेगा जो इस आर्टिकल के थ्रू एड्रेस कर लेंगे हम। गिव एन अकाउंट ऑफ प्रोग्रेस मेड बाय इंडिया इन इम्प्रूविंग जेंडर इक्वालिटी इन द एजुकेशन सिस्टम। इंडिया जो है जो जेंडर इक्वालिटी है उसे इम्प्रूव करने में कामयाब रहा है, और उसी का अकाउंट देना है हमें उसी से रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करना है कि किस तरीके से इंडिया में जेंडर इक्वालिटी एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूव हो रही है, पहले क्या थी अब क्या है। इसके साथ साथ आपको रीजंस पूछे जा सकते हैं इस इम्प्रूवमेंट के। इसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव पूछे जा सकते हैं कि सरकार ने क्या किया इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए। सो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है, जो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, जो इस आर्टिकल में भी नहीं है। ठीक। सो कंटेक्स्ट देख लेते हैं सबसे पहले। अब इस आर्टिकल इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के पहले और बाकी चीज़ें शुरू करने के पहले कंटेक्स्ट क्या है, आया क्यों है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और 2024 की जो रिपोर्ट्स हैं वो आ चुकी है, जिसमें इंडिया की रैंक 129 आउट ऑफ 146 कंट्री। काफ़ी ख़राब स्थिति है इंडिया की, अगर हम देखें रैंक वाइज काफ़ी नीचे रैंक पर इंडिया जो है अपनी पोजीशन बनाया हुआ है। लास्ट ईयर कितनी थी 2023 में रैंक 127 थी आउट ऑफ 146। ये जो रैंक 127 से 129 हुई है, इसी के पीछे के रीजंस के कारण ये आर्टिकल आया है। ये रैंक कम होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि इंडिया का जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें जेंडर पैरिटी डिक्लाइन हुई है इस रिपोर्ट के हिसाब से, और इसलिए इंडिया की रैंक एक पर्टिकुलर डायमेंशन एजुकेशन से रिलेटेड डायमेंशन में गिरा है, डिक्लाइन हुआ है।
इसलिए इस रिपोर्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्यों डिक्लाइन हुआ है और क्या प्रोग्रेस हो रही है, वो सारे एस्पेक्ट। ठीक, इसके पहले 2022 में इंडिया की रैंक 135 थी आउट ऑफ 146। सो 2022 में इंडिया ने 8 प्लेस का इम्प्रूवमेंट किया था, 127 पे पहुंचा, लेकिन अभी फिर 2 प्लेस में गिरावट आ गई है। पाकिस्तान हमसे पीछे है, लेकिन बांग्लादेश जैसी कंट्री हमसे अभी भी इस रैंकिंग में ऊपर है, इस ग्लोबल जेंडर इंडेक्स रिपोर्ट में हमसे ऊपर है, जो कि चिंता की बात है। हालांकि आने वाले समय में इंडिया की ये रैंक काफ़ी इंप्रूव होगी, क्योंकि हमारे यहाँ रिजर्वेशन बिल हम लोगों ने पास किया है, जिसमें 1/3 रिजर्वेशन लोकसभा में महिलाओं के लिए दिया गया है, जिसके ऊपर इस बार क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में। ठीक, अब ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। रैंक की बात तो हो गई है, रैंक याद रखोगे। 4 इंडेक्स होते हैं, 4 डायमेंशंस होते हैं इसके। कौन कौन से? फर्स्ट है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा है एजुकेशन अटेनमेंट, इसी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। थर्ड है हेल्थ एंड सर्वाइवल, एंड फोर्थ है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में इंडिया की रैंक बहुत बढ़ने वाली है आने वाले समय में, जैसे ही रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और काफ़ी ऊपर हम जाने वाले हैं। चीज़ें क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या है, जो स्कोर्स है हर डायमेंशन के लिए वो 0 और 1 के बीच में दिए जाते हैं। 1 शोज़ फुल जेंडर पैरिटी, अगर किसी डायमेंशन में 1 मिला है, इसका मतलब ये बताया कि 100% जेंडर पैरिटी है इस पर्टिकुलर डायमेंशन में, किसी भी तरह का गैप नहीं है। जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं दोनों बराबर हैं एजुकेशन में या फिर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में, इस तरीके से। नेक्स्ट है जीरो। जीरो क्या बता रहा है कि कंप्लीट इम्पैरिटी है, इसका मतलब किसी भी तरीके से गैप की अगर बात करें तो वो भर नहीं रहा है, और 100% गैप है महिलाओं और पुरुषों के बीच में। तो आपको हमेशा जो नंबर देखने मिलेंगे 0 और 1 के बीच में ही देखने मिलेंगे इस डायमेंशन में। ना अब बात करते हैं आगे कि जो रिपोर्ट्स आई है उसका डेटा क्या है। ठीक, according to WEF June report, updated figures in educational attainment indicator have caused India gender parity level to dip from the previous year। ठीक, तो ये कह रहा है कि जो अभी अपडेटेड रिपोर्ट है उसमें इंडिया का एजुकेशन अटेनमेंट इंडिकेटर में डिप हुआ है, और उसी के कारण ओवरऑल रैंक कम हुई है। While the share of women are high in primary, secondary and tertiary education enrollment, they have only been modestly increasing। 2023 का डेटा है, जो 23 की रिपोर्ट का जो डेटा इस्तेमाल किया गया है उसके हिसाब से जो 24 में डेटा इस्तेमाल किया गया उस डेटा में जो इंक्रीमेंट हुआ है एनरोलमेंट में महिलाओं के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एजुकेशन में, वो बड़ा ही मॉडेस्ट है, बड़ा ही कम इंक्रीज़ हुआ है, इसलिए जो है इंडिया की रैंक कम हुई है। एंड द गैप बिटवीन वुमेन एंड मैन लिटरेसी इज स्टिल 17% पॉइंट वाइड। तो महिलाओं और पुरुष में अभी भी लिटरेसी का गैप जो है देखेंगे तो 17% के अराउंड बना हुआ है। इसी के कारण इंडिया का जो रैंक है इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में 124th रैंक आया है ना। एजुकेशन अटेनमेंट इंडिकेटर में 124 रैंक। लास्ट ईयर 17th एडिशन में 2023 में जो पब्लिश हुआ था, इंडिया का परफेक्ट स्कोर था 1.000 स्कोर था एजुकेशन पैरिटी में, और इंडिया की रैंक 26वीं रैंक थी। इस इंडिकेटर में क्या क्या चीज़ें ट्रैक की जाती है? एनरोलमेंट लेवल इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एजुकेशन एज वेल एज अडल्ट लिटरेसी रेट। सो इस पर्टिकुलर एजुकेशन अटेनमेंट में हम क्या क्या चीज़ें असेस करते हैं, ट्रैक करते हैं कि एनरोलमेंट कितना हो रहा है लड़कों का, लड़कियों का, दोनों का कंपैरिजन किया जाता है प्राइमरी स्टेज पे, सेकेंडरी स्टेज पे, टर्शियरी स्टेज पे, एंड अडल्ट लिटरेसी रेट कितना है और उनके बीच में डिफरेंस क्या है महिलाओं और पुरुष के बीच में, और उसी के हिसाब से स्कोर दिया जाता है। और हर साल रिपोर्ट आती है तो हर लास्ट ईयर से जो है जज किया जाता है कि लास्ट ईयर से चीज़ें कितनी बड़ी है। अगर बड़ी है तो इम्प्रूवमेंट होगा, आपके जो नंबर होंगे उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। नाउ क्वेश्चन ये है कि 26 रैंक थी, अब एकदम से 124 रैंक हो गई, तो ये कैसे, इतना बड़ा चेंज कैसे आ सकता है? WEF इनसाइट एंड डेटा लीड रिकी लीग से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो WEF की ये रिपोर्ट है उसमें जो डेटा सोर्स किया जा रहा है वो एजुकेशन अटेनमेंट इंडिकेटर के लिए यूनेस्को से डेटा लेते हैं। यूनेस्को सारी कंट्री से डेटा इकट्ठा करते हैं और फिर यही डेटा का इस्तेमाल WEF कर रहा है। सो 18th एडिशन में जो डेटा था वो कौन से करस्पॉन्डिंग पीरियड का था? 2022-23 पीरियड का था। और 17th एडिशन में जिसमें इंडिया की रैंक 26 थी उसमें जो डेटा इंक्लूड किया गया था वो 2018
2021 और 22 पीरियड का किया गया था। ये जो रैंक में आपको डिप देखने मिला है वो करस्पॉन्डिंग ईयर के हिसाब से मिला है। हो सकता है कि किसी साल उतना अच्छा परफॉर्मेंस ना रहा हो और किसी साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा हो, लास्ट ईयर से आपने बहुत ज़्यादा परसेंटेज में ग्रो किया हो, तो सडनली आपकी रैंक काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, ऐसा जो है इनका कहना है। तो ये एक रीज़न्स हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया के स्टैटिस्टिक क्या शो कर रहे हैं। इंडिया का जो सरकार का डेटा है वो क्या शो कर रहा है, और यहाँ पर ही हमारा जो मेंस का क्वेश्चन है उसका आंसर हमें मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डेटा, इसको प्लीज़ लिख लीजिए नोट्स बना करके। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ट्रैक स्कूल एंड कॉलेज एनरोलमेंट डेटा यूजिंग 2 मेजर कलेक्शन सिस्टम, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यूडाइस प्लस एंड ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ठीक, तो ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन के थ्रू जो एनरोलमेंट डेटा है वो मिलता है हायर एजुकेशन का, और यूडाइस के थ्रू स्कूल एजुकेशन का एनरोलमेंट डेटा भारत सरकार ट्रैक कर रही है इन दोनों टूल्स का इस्तेमाल करके। यूडाइस रिपोर्ट फॉर 21-22 shows that 13.79 crore boys were enrolled in school comparison to 12.73 crore girls, meaning that the girl make up of 48% of school population. 2021-22 का यूडाइस का रिपोर्ट अगर हम देखें तो उसमें जो स्कूल पॉपुलेशन है उसमें ऑलमोस्ट 48% पॉपुलेशन किसकी है, लड़कियों की है, और 52% बॉयज़ की है। अभी भी गैप ज़रूर है, लेकिन ये गैप पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, धीरे धीरे ये गैप बहुत कम हो गया है। ये हम बता रहे हैं कि स्कूल में महिलाओं की, लड़कियों की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बड़ी है। चीज़ें क्लियर है। हाउएवर दिस वेरीज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन। अलग अलग स्टेज में इस टोटल जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग रही है। जैसे कि प्री स्कूल और किंडरगार्टन स्टेज में जो गर्ल्स हैं वो 46.8% एनरोल कर रही हैं। इसका मतलब 54% किंडरगार्टन या फिर नर्सरी में बॉयज़ होते हैं और 46% गर्ल्स होती हैं। प्राइमरी स्कूल में पहुंचेंगे तो एनरोलमेंट रेशियो इम्प्रूव होगा, 47.8% जो है लड़कियां क्लास का मेकअप करेंगी, जब क्लास 1 से 5th की हम बात कर रहे हैं। फिर और आगे बढ़ेंगे अपर प्राइमरी में, तो यहाँ पर भी गर्ल्स का जो एनरोलमेंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। कहाँ तक पहुँच गया है, 48.3। तो 8वीं तक के एलिमेंट्री एजुकेशन में फ्री एजुकेशन दिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसके बाद जो फादर मदर होते हैं वो, उनके पास अगर रिसोर्सेज नहीं होते तो वो ये सोचते हैं कि सिर्फ लड़के को पढ़ाया जाए, लड़की को नहीं पढ़ाते हैं। तो ऐसे केसेस में ड्रॉप आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके बाद ऑब्वियस है कि 9th-10th में ये जो जेंडर गैप है वापस वाइडन होगा और उस समय जो गर्ल्स का ड्रॉपिंग रेट है वो बढ़ जाता है 9th-10th में, और ओवरऑल जो मेकअप है क्लास का वो 47.9% रहता है। ऑलमोस्ट 48% यहाँ पर भी लड़कियाँ हैं 9th क्लास में, 52% बॉयज़ होते हैं। चीज़ें क्लियर है। तो ये प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रही है। अब एक बार जो लड़कियां 9th-10th में आ गई वो 100% इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, और 100% चांसेस हैं कि वो 11th-12th में जाएंगी। लेकिन 10th का जो लड़का रहता है वो अगर गलती से 10वीं में फेल हो गया तो फिर वो ड्रॉप आउट हो जाता है। तो 11th-12th में बॉयज़ का परसेंटेज कम होते हुए हमें दिख रहा है, और लोवेस्ट जेंडर गैप हमें 11th-12th क्लास में ही देखने को मिलता है। 48.3% जो है लड़कियां 11th-12th की क्लासेस में हैं। चीज़ें क्लियर है। तो यहाँ पर अगर एक बार लड़कियां 9th-10th में आ गई तो वो 11th-12th करेगी। लड़कों का भरोसा नहीं, वो 10वीं फेल हुए तो बोले अब नहीं कर रहे, और उनके ऊपर अलग अलग प्रेशर भी रहता है। कई बार फैमिली का प्रेशर रहता है कि उन्हें कमाना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में भी ड्रॉप आउट मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। अच्छा, यही जो ट्रेंड है हायर एजुकेशन में देखने को मिल रहा है। ऐश रिपोर्ट 2021-22 की अगर हम बात करें, ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेशियो है फॉर वुमेन इन हायर एजुकेशन वो पुरुषों से ज़्यादा है, और ये बहुत अच्छी बात है। 2021-22 की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। कितना है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो? 28.5 है, स्लाइटली हायर देन द मेल GER ऑफ 28.3। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है? परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन 18 एंड 23 ईयर्स एनरोल्ड इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी अक्रॉस अ कंट्री। इसका मतलब 18 से 23 वर्ष के बीच के जो
बच्चे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में एनरोल कर रहे हैं, वो कितने % बच्चे एनरोल कर रहे हैं जो 18 से 23 साल की उम्र के हैं। तो महिलाएं 18 से 23 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं उसमें 28% लड़कियां ऐसी हैं जो कि एनरोल कर रही हैं और 28% ऐसे हैं जो लड़के एनरोल कर रहे हैं। अभी भी 72% बच्चे इस उम्र के हायर एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, जो चिंता की बात है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस नंबर को 35% तक बढ़ाने की बात की जा रही है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखें 2014-15 से फीमेल एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में 32% इंक्रीज़ हुआ है। ये सारे डेटा आपके इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। ये यूडाइस का और AISHE का जो डेटा है 2022-23 का अभी पब्लिश नहीं हुआ है, यही हमारे पास लेटेस्ट डेटा था। सो ये आपका क्या हो जाएगा, अकाउंट हो जाएगा कि किस तरीके से जेंडर पैरिटी एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूव हो रही है। नाउ अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्या किया है सरकार ने, इसके रीजंस क्या हैं, इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा रीज़न है मोर स्कूल्स इन लोकलिटी। अब प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है पिछले कुछ सालों में। 90s के बाद से तो काफ़ी स्कूल्स खुल गए, हर गली गली में एक स्कूल मिल जाता है। अगर पेरेंट्स देखते हैं कि स्कूल आसपास है तो वो अपनी बच्चियों को स्कूल में डाल देते हैं, उनको लगता है कि ये सेफ़ है, और इसलिए अगर स्कूल्स बहुत ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियस है कि लड़कियों को पढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, उनके एनरोलमेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स सेफ फील करते हैं, आसपास भेजना चाहते हैं अपने बच्चे को। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि स्कूल्स बहुत ज़्यादा खुल गए हैं, इसके कारण जो इम्प्रूवमेंट है हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंस ऑफ वुमेन टीचर्स, है ना। जितने भी, अगर आप जानते होंगे, संविदा के स्कूल होते हैं, हर गाँव में छोटे छोटे स्कूल बना दिए गए हैं, उसमें 1 या 2 टीचर होता है बस, वही पूरे बच्चों को पढ़ाता है 5वीं तक के। उसके बाद फिर ब्लॉक लेवल पर एक बड़ा स्कूल होता है। अभी CM राइस या फिर आपके PM श्री, इस तरह के स्कूल अब खुलने लगे हैं ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, अलग अलग जगह पे। सो गांव में 1 या 2 टीचर होते हैं बस, जो कि 5वीं तक के सारे बच्चों का। अगर ये मेल टीचर होंगे तो जनरली जो पेरेंट्स होते हैं वो थोड़े एप्रीहेंसिव होते हैं और वो बच्चियों का एडमिशन नहीं करा रही। लेकिन यहीं अगर वुमेन टीचर्स होंगी तो उनका ट्रस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, कंफर्टेबल होते हैं अपनी डॉटर्स को भेजने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, वुमेन टीचर्स की प्रेजेंस के कारण भी जो लड़कियां हैं उनका एनरोलमेंट इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। चूँकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इम्प्रूव हुई है पिछले कुछ सालों में, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है ना। जब तक पेरेंट्स को लगेगा नहीं उनकी बच्ची सेफ़ है, तब तक कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं डालेंगे, एनरोलमेंट नहीं बढ़ेगा। ठीक, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हुई है, ट्रांसपोर्ट बैरियर काफ़ी कम, जो बैरियर था वो काफ़ी कम हो चुका है। फ्री बस पासेस दिए जा रहे हैं स्कूल गर्ल्स को, कहाँ पर, जैसे कि हरियाणा में, पंजाब में, तमिलनाडु में, और बिहार और कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर फ्री साइकिल्स दी जा रही हैं लड़कियों को, ताकि वो अपने स्कूल को जा सके। तो ये जो स्कीम्स हैं इनके, इसके कारण जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है किसमें, लड़कियों के एनरोलमेंट में। हालांकि जो साइकिल वाली स्कीम है ये राजस्थान में नहीं चल पाई है, लेकिन स्टिल मैक्सिमम जगह ये फ्री साइकिल यूपी बिहार में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। नेक्स्ट क्या है, सैनिटेशन काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, स्पेशली 2014 के बाद जब टॉयलेट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, स्वच्छ भारत पे फोकस किया गया, तो सैनिटेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपका कंपोनेंट है ना। अगर साफ़ सुथरी टॉयलेट्स होंगी तो ज़्यादा चांसेस हैं कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो एनरोल हो। स्पेशली जो प्यूबर्टी के बाद लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता था, लेकिन अगर प्रॉपर टॉयलेट्स होंगे तो चांसेस रहेंगे कि लड़कियां ड्रॉप आउट नहीं करेगी। सो सैनिटेशन इंप्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी ये इशू है ना। टॉयलेट तो बना दिए हैं, लेकिन इसकी मेंटेनेंस, क्लीनिंग का इशू अभी भी है, जो कि लोकल बॉडीज़ के लिए छोड़ दिया गया है, वो उस पर ध्यान नहीं देता जाता सरकारी स्कूलों में खासकर। प्राइवेट स्कूल में चीज़ें बेटर है, इसलिए प्राइवेट स्कूल में लोग ज़्यादा एडमिशन भी कर रहे हैं। अब चैलेंज क्या है इंडिया के लिए, है ना। अच्छा काम तो कर रहे हैं अपन, एनरोलमेंट तो बढ़िया बढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट लेवल का चैलेंज के बारे में बात करते हैं। अगर हम देखें हायर सेकेंडरी में, तो लड़कियों का जो एनरोलमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, ये उनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। इनफैक्ट कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर लड़कों से ज़्यादा है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में 55.7% हायर सेकेंडरी स्टूडेंट लड़कियाँ हैं, छत्तीसगढ़ में 53% है, तमिलनाडु में 51। इसका मतलब क्या है, लड़कों का ड्रॉप आउट बहुत हो रहा है।
लड़के 9वीं 10वीं तक तो है जा रहे हैं, लेकिन 10वीं के बाद 11वीं 12वीं में नहीं जा रहे हैं। तो ये जो ड्रॉपिंग आउट ऑफ बॉयज़ है, ये एक चिंता की बात है, इस पे सरकार को ध्यान देना होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है। लड़कियां अगर 9th तक पहुंच गई, 9th में अगर उन्होंने एडमिशन ले लिया तो मोस्ट प्रोबेबली वो 12th करके ही निकलेंगी। ठीक, अब दूसरा क्या इशू है, हालांकि लड़कियां जो है हायर एजुकेशन में GER काफ़ी बड़ा है, इनफैक्ट लड़कों से ज़्यादा है, लेकिन अगर हम डिसिप्लिन वाइज और रीजनल वाइज अगर हम उसको देखें तो महिलाएं का जो एनरोलमेंट है स्टेम सब्जेक्ट में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इनमें अगर हम बात करें मेडिकल में, तो केवल 42.5% लड़कियां वुमेन स्टूडेंट इन सब्जेक्ट्स में एनरोल कर रही हैं। और इसलिए स्टेम सब्जेक्ट्स में लड़कियों को लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका एनरोलमेंट इन डिसिप्लिन्स में बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक, यहाँ पर हम स्टेम सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट से PhD लेवल तक के। ठीक है, तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। अडल्ट लिटरेसी में तो स्कोप है ही, वुमेन का अभी लिटरेसी परसेंटेज 64% है, मेल का कितना है 80.88%। तो अभी भी ये 16-17% का डिफरेंस बना हुआ है, और ये 2011 सेंसस के हिसाब से। ऑब्वियसली 2026 में होगा तो ये गैप काफ़ी कम हमें दिखाई देगा, क्योंकि इतने साल में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, पर स्टिल ये अभी भी जेंडर गैप बना हुआ है। सो ये हमारे लिए चैलेंज हो जाएंगे। अच्छा, ऑब्वियसली सरकार ने क्या किया है, कैसे किया है ये इम्प्रूवमेंट, तो ये तो कुछ रीजंस हो ही गए हैं, मैंने आपको बता दिया कि स्कूल खुल गए हैं एंड ऑल। स्वच्छ भारत मिशन हो गया है, टॉयलेट बना दी गई है, इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान है, सरकार ने 3 स्कीम्स को अभी हमने पढ़े थे समग्र शिक्षा अभियान में कन्वर्ट किया है, जिसमें RMS है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्लस टीचर एजुकेशन, ये तीनों कंपोनेंट मिला के समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया है। ठीक, तो ये स्कीम्स चल रही हैं, इसके थ्रू जो वुमेन्स हैं, गर्ल्स हैं, उनका एनरोलमेंट बढ़ाया जा रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे फोकस किया जा रहा है। तो ये कुछ स्कीम्स हैं सरकार की द्वारा जो चलाई जा रही है, और इसी के कारण ओवरऑल इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। सो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा ओवरऑल आर्टिकल था। इसके अलावा तो बाकी कोई आर्टिकल आज है नहीं, ये अकेला आर्टिकल है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।